अच्छा। हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है हमारी बड़ी बेसिक होगी, क्योंकि इंटरव्यू के जो बेसिक क्राइटेरिया है, डायनामिक्स है, वो तकरीबन हर जगह पे आपको सिमिलर ही नजर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर इंटरव्यू का चेंज हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस चेंज होते होते हैं अकॉर्डिंग टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू योर जो है वो आपका जो स्केल है या आपका जो डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से आपकी जो है वो चीजें चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो आपका बेसिक इंटरव्यू का स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही होता है। हमारे जिस तरह के सिनेरियो है, इसमें आपका पार्टिसिपेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता, स्टाइल होता है। इसमें बेसिकली स्टाइल आपका ये होता है कि आप एक आ, उसके सामने, पैनल के सामने जाते हैं। पैनल में एक से ज्यादा लोग होते हैं। वो अब आपके डिपार्टमेंट वाइज डिपेंड करता है कि वो कितने लोग आपके पैनल में होते हैं। यूजुअली इट्स रेंजिंग फ्रॉम 3 to 5, ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो हमारे पैनल इंटरव्यूज होते हैं। अब पैनल है तो इसका मतलब है कि यू आर डीलिंग विद डिफरेंट पर्सन्स। हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी है, हर बंदे का अपना स्टाइल है। आपने इन सब चीजों को दिमाग में रखना है। लेकिन सबसे पहली बात है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आपकी जॉब एडवर्टाइज हुई थी और आपने अप्लाई किया था पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट पे, आपको याद होगा, अगर वो आपके पास एडवर्टाइजमेंट है तो काइंडली उसको उठा ले, नहीं है तो उसको ढूंढ लें। उसके हिसाब से बहुत से लोगों से पूछा जाता है जब हम जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जिसको जेडी भी कहते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन या जेडी सिंपल कहेंगे तो जेडी का मतलब है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस ग्रेड में, या उस वर्किंग जो आपका एटमोसफेयर है, या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस डिपार्टमेंट में, उस स्पेसिफिक जगह पे, वो क्या क्या होंगी। आपके जो इमीडिएट सुपरवाइजर कौन होंगे, आपके जूनियर्स कौन होंगे, ठीक है, अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी आपकी, सारा कुछ आपकी जेडी आपको बता देती है। ये क्वेश्चन आपसे लाजमी होता है। 99% ऑफ टाइम वो आपसे जेडी के बारे में जरूर पूछते हैं, क्योंकि आप जिस चीज के लिए इंटरव्यू देने गए हैं, अगर आपको उस चीज के बारे में ही नहीं पता तो इसका ये मतलब है कि आप अनप्रिपेयर्ड है। आपने बेशक जितनी मर्जी अच्छी तैयारी की हुई हो, आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लाजमी पता होनी चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वो क्या है, जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वो क्या है, आपके इमीडिएट सुपरवाइजर्स कौन हो सकते हैं, और आपसे के नीचे अगर जिस फॉर एग्जांपल 7th स्केल है तो उसके नीचे भी कुछ स्केल्स होंगे। ग्रेड 1 to 5 के स्केल्स आएंगे बीच में, ठीक है। उसके अलावा जैसे 11th ग्रेड है तो 11th ग्रेड से नीचे ग्रेड्स होंगे। तो ये सारे आपके आपके रिस्पेक्टिव जो आपका पूरा एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपके डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उसमें आपका पार्ट क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अभी आपको कैसे पता चलेगा? अब आपको हर जगह पे वेबसाइट आपकी अवेलेबल है। हर डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, हर बंदा अपनी वेबसाइट्स मेंटेन कर रहा है। आपके एएसएफ की मैंने हमारी पहले प्रीवियस डिस्कशन हुई ना थी, को शायद याद होगा, उसमें हमने एएसएफ की जो है वो वेबसाइट खोली थी। उसके ऊपर आपको पता चल रहा था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब एक डिपार्टमेंट जो आपका पूरा है, उसके अंदर जो है वो कितने डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, जैसे या सब डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं, उनको कौन हेड कर रहा है, ठीक है, उस हर डिपार्टमेंट की सब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब जब आप जिस जगह पे जा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी, इसको हायरार्की कहते हैं। चेन ऑफ कमांड कह लें, हायरार्की कह लें, पावर जो है वो डिवीजन कह लें, डिवीजन ऑफ लेबर कह लें, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। तो अगर ये वर्ड्स कुछ भी पूछते हैं कि आपकी पावर हायरार्की क्या है या आपकी डिपार्टमेंटल हायरार्की क्या है, ये आपको पता ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके इमीडिएट सुपरवाइजर जो आपके सुपीरियर हैं वो कौन है, उनसे ऊपर कौन है, और आपके नीचे कौन कौन से लोग आ रहे हैं जो आपको आंसरेबल हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने सबसे पहले, आपने जाके ये चीज नोट करनी है, लिखनी है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन और आपकी जो है इंफॉर्मेशन अबाउट दी डिपार्टमेंट। अच्छा, हमारे पास जो है ना, सबसे स्ट्रक्चर जो इंटरव्यू का होगा, सबसे पहले आपकी तीन चीजें ही आपकी मेन होती हैं। एक आपका इंट्रोडक्शन होता है, फिर आपका मेन इंटरव्यू होता है, और फिर आपकी एंडिंग होती है। अच्छा, एएसएफ का जो आप लोग का है उसमें आपसे इंग्लिश और उर्दू में ऐसे भी लिखवाएंगे वो लोग, ठीक है। उसके मार्क्स कुछ वेटेज होता है, 30 मार्क्स का अगर आपका टोटल ये है तो उसमें 10 मार्क्स का आपका इंग्लिश का ऐसे है, 10 मार्क्स का उर्दू का ऐसे है, और 10 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू में है। जब टोटल इंटरव्यू हो रहा होता है तो आपकी साइकोलॉजिकल जो एवेल्युएशन है वो हो जाती है आपकी इंटरव्यू के अंदर ही। लेकिन क्योंकि वो आपसे ऐसे लिखवा रहे हैं तो आपकी कुछ साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन आपके जो है वो एसेज में हो जाएगी, ठीक है, उर्दू का जवाब लिखेंगे और इंग्लिश इंग्लिश का जवाब लिखेंगे।
तो आपने जो है उन चीजों के लिए, एसेस के लिए, आपके जो करंट अफेयर्स में इस वक्त आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, आपके हॉट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर आपने फोकस करना है। कि आपके जो करंट अफेयर्स में जितने भी, जैसे पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट आ गया, या फेमिनिज्म तो हमेशा से है, डेमोक्रेसी है, अभी आपके इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के रिगार्डिंग टेररिज्म, मतलब इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स आपको लगता है जो इम्पोर्टेंट है, उसका इंग्लिश और उर्दू में जो है आप अपना एक ऐसे बना लें खुद अपनी तैयारी के लिए, कि आपको पता हो कि आपने स्ट्रक्चर किस तरह से करना है। और फिर जब आपका फर्दर AISF से रिगार्डिंग आपके इंटरव्यूज और उसके बारे में आएगा, तो वो आपको गाइड जरूर करेंगे इस बारे में। लेकिन जो बेसिक आपका जो इंटरव्यू है, वो आपका इंटरेक्शन देखता है। हम लोग बहुत अच्छा बोल सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअली हम किसी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और बाज लोग बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन जब आप बात करने के बारे में आते हैं, ये लोगों से की पब्लिक स्पीकिंग आती है, तो उसमें आप लोग जो है वो थोड़ा सा मोरल भी आपको लूज हो जाता है, और हम बहुत ज्यादा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं। आपका स्टेज फेयर भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, आपको अपने जो है यू आर नॉट श्योर अबाउट हाउ यू लुक, या आप प्रेजेंटेबल हैं या नहीं है। तो हमारा काम ये होता है कि जितने भी आपके एज अ पर्सन, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जितने भी आपके स्ट्रेस फैक्टर्स जो आपको दे रहे हैं, जो चीजें स्ट्रेस दे रही हैं, आपने उनको कैसे मैनेज करना है, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप मैनेज करेंगे। और फिर हमारी कोशिश ये होगी, अगर इंटरव्यू के दरमियान में कोई ऐसा इशू भी हो जाता है जो आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है या कुछ इस तरीके से, तो हम उसको बाद में जो है उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आ जाता है, मैंने आपसे इसलिए आप लोगों का इंट्रोडक्शन पूछा था कि इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंटरव्यू का। क्योंकि इंट्रोडक्शन इज समथिंग लाइक यू आर कमिंग टू सम प्लेस एंड यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। मुझे आप लोगों के बारे में नहीं पता, आपको मेरे बारे में नहीं पता था। मैंने आपको अपने बारे में क्या बताया, कि मेरा नाम क्या है, मेरी पोस्ट क्या है, और मैं कौन से डिपार्टमेंट में हूँ, और मेरी रीसेंट क्वालिफिकेशन क्या है। यही 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा यू डो नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा, जैसे जो नो नहीं पढ़ा जिन्होंने मुझसे, या जिनसे जिनसे मेरा भी पहला इंटरेक्शन है, तो आप लोगों को चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपने बताना है कि आप कौन है। उन्हें ये तो पता है कि आप इस इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो आपने टेस्ट क्लियर किया है, आप मेरिट लिस्ट में आए हैं, फिर आप उनके पास आपने ऐसे भी लिख के दे दिया है। अब उन्हें देखना ये है कि जाहिर बात है, जो ASF की जॉब है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी 90% जो है वो पीपल इंटरेक्शन होगा। अगर बैक एंड पे भी है, फिर भी आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है। तो उस इंटरेक्शन में आप कैसे रहते हैं, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कहते हैं। उनके पास एक मोल्ड है, उस मोल्ड को वो, उसमें आपने फिट होना है। वो आपके लिए मोल्ड चेंज नहीं करेंगे, आपने उस मोल्ड के अंदर फिट होना है। यू आर अ पर्सन, यू आर अ प्रोडक्ट। आप अपने आप को जाके जो है वो सेल कर रहे हैं, कि जो चीज आपने एडवर्टाइज की है, आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दैट। ठीक है, आपने उन्हें ये दिखाना है कि आप परफेक्ट हैं। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपके बहुत ज्यादा जो है वो क्रेडिबल हैं, आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी है, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उसको एट द सेम पॉइंट जहां पे जरूरत है आप उसे प्रेजेंट ना कर सकें, तो आपके उन क्वालिफिकेशन चीजों का कोई फायदा नहीं होता। अगर आप अपनी चीजों को वहां जाके बता ना सकें, दिखा ना सकें। तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ये होता है। अब इंट्रोडक्शन भी दो तरीके का होता है, सही है। एक इंट्रोडक्शन वो है जो वो आपसे रिक्वायर करते हैं कि आपने जो बताना है, जो बेसिक्स होती है, जैसे नादिया ने बताया कि आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आप कौन सी सिटी से हैं, आपकी जो है वो रिसेंट क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसके अलावा आप करंटली कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस तरह की आपकी कोई भी चीज है आपने बतानी है। अच्छा, यहाँ तक अगर आपने बता दिया, आपने रुक जाना है। टेक अ पॉज, 2 से 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड का पॉज लें। अगर वो आपको नहीं रोकते, कीप ऑन गोइंग। अगर वो आपको वहां रोक देते हैं, दैट्स इनफ। तो इसलिए हमें सबसे अपनी इंपॉर्टेंट चीजें सबसे पहले बता देनी है, 4-5 जो है। ठीक है। और उसके बाद फिर अगर वो आपसे फर्दर चाह रहे हैं कि आपने को बात करनी है, फिर उसमें आप अपनी हॉबीज ला सकते हैं। अगर आपका करंट क्वालिफिकेशन है, तो आप अपनी बाकी क्वालिफिकेशंस बता सकते हैं। मतलब अगर किसी ने BA किया हुआ है, तो उससे पहले आपने इंटरमीडिएट किया है, उससे पहले जो है वो आपने मैट्रिक किया है, कौन सी जगह से किया है, और आपके ग्रेड्स कैसे रहे। कभी भी अपने नंबर मेंशन नहीं करते, हमेशा ग्रेड्स मेंशन करते हैं, ये इधर परसेंटेजेस मेंशन करते हैं। उसके अलावा आपकी फैमिली जो है उसमें कितने सिबलिंग्स हैं। अगर वो आपको इस पॉइंट तक रोक देंगे इससे पहले ही, लेकिन अगर वो आपको नहीं रोक रहे शुरू के बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद, जिसमें आपने अपना नाम, अपना फादर्स नेम, आप कौन सी जगह से हैं,
आपकी रीसेंट क्वालिफिकेशन क्या है, आखिरी क्वालिफिकेशन बताते होते हैं। उससे ज्यादा अगर वो आपको, जहां तक हो गया आपका बात खत्म, अगर वो यहाँ पे आपको आके रोक नहीं रहे, फिर आपने जाना है प्रीवियस क्वालिफिकेशंस पे। अगर वो आपको यहाँ के रोक देते हैं, दैट्स इट, कि ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। फिर हम आएंगे मेन इंटरव्यू पे। मेन इंटरव्यू क्या है? अब आपको जो चेयर कर रहा है, एक बंदा आप चेयर कर रहा होगा, कमेटी का हेड होगा, ठीक है, वो बेसिकली ज्यादा क्वेश्चंस आपसे वही कर रहे होते हैं। दूसरा आपका होता है, आपका एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और तीसरा मोस्ट प्रोबेबली जो है वो कोई साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, या मतलब इस तरह से कोई और आपके हो सकते हैं, दो डिपार्टमेंट से लोग आए हुए हों, कि जो एक तो आपके इमीडिएट सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, कि जिन्होंने आपको एक्चुअली में जाकर सुपरवाइज करना वो हो, और एक जो है वो आपकी हायर अप पावर हायरार्की में हो, वो लोग हों। मतलब आपका पैनल जो है जितने भी लोगों पे कंसिस्ट करता है, उसमें से कम एक बंदा आपके अपने डिपार्टमेंट का होगा। जो बंदा उस डिपार्टमेंट में है, ऑब्वियसली उनको इन्फॉर्मेशन होगी। अपनी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन और डिपार्टमेंट या जितनी भी इन चीजों के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन लेकर जाएं। इंफॉर्मेशन ज्यादा होना आपको हर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है या रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, दैट विल हर्ट योर चांसेस। उसके बाद एंड, जब इंटरव्यू होने लगा तो उसकी एंडिंग भी होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने इंटरव्यू दे दिया और आप उठ के बाहर आ गए। इंटरव्यू को एंड करने का भी एक तरीका होता है। इंटरव्यू एंड जब होने लगता है तो वो आपको कहते हैं अच्छा ठीक है, बात खत्म हो गई, आपको उन्होंने कह दिया कि ओके, दैट वाज ऑल। फिर उसके बाद आपने किस तरह से बिहेव करना, यू हैव टू शो देम दैट यू आर वेरी थैंकफुल फॉर दी अपॉर्चुनिटी, कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है और आपने इस एक्सपीरियंस को एंजॉय किया है। इट वाज वेरी इंसाइटफुल फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द फ्यूचर। ये कह के सबको इंडिविजुअली आपने जो है वो बेस्ट विशेस कह के बाहर आ जाना है। ये आपका जो पहला इंप्रेशन था, जब आप एंटर हुए हैं, आपने इंट्रोडक्शन किया है, उसके बाद इसको री करेगा। अगर वो उस चीज को भूल गए हैं कि आपके मैनरिज्म्स, सॉरी, मैनरिज्म्स कैसे हैं, तो जब आपका इंटरव्यू एंड होगा तो यहाँ पे भी जो है वो आपके मैनरिज्म जो हैं वो बहुत मैटर करेंगे। स्ट्रक्चर हो गया कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर आपका मेन इंटरव्यू होगा, फिर आपकी एंडिंग ऑफ इंटरव्यू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहा जाता है कि जो आपका पहला इंप्रेशन है वो आपका आखिरी इंप्रेशन होता है। दिस इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट ये गलत भी हो सकता है। सही है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका पहला इंप्रेशन है, अगर आपका पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा, इंटरव्यू के स्टार्ट में कोई मिस्टेक हो गई है और आपको लगता है कि अब तो इंटरव्यू यहाँ से डाउन हिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू में अगर शुरू में कहीं आपकी मिस्टेक हो गई है, मैंने अपने इंटरव्यू में पहली मिस्टेक की थी। मैंने इंटरव्यू जो है, आई टॉप द इंटरव्यू, आई वॉज मेरिट नंबर वन both in the interview and the written and the proficiency, but मेरे इससे बिल्कुल स्टार्ट में गलती हो गई थी। दैट वाज एन ऑनेस्ट मिस्टेक। जल्दी में जैसे ऑन द टॉप ऑफ योर हेड कोई चीज होती है, आप कह देते हैं। मुझे समझ आ गई थी पहली बात में मैंने गलती कर दी थी इंट्रोडक्शन के फौरन बाद, राइट। लेकिन उसके बाद से आई नहीं हूँ कि मैंने गलती की है, बट वो चीज अगर आपको रोक रही है इंटरव्यू को आगे बढ़ाने में, तो आपका इंटरव्यू, अगर आपका माइंडसेट बन गया है कि ये चीज गलत हो गई है, तो आपका सब कुछ डाउनहिल चला जाएगा। ये माइंडसेट आपने नहीं बनाना। आपका इंप्रेशन थ्रू आउट द इंटरव्यू चेंज हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। आपका काम ये है कि अगर पहला इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं पड़ा और आपको पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से आपको हर किसी की पता चल जाता है, तो आपने उसको किस तरीके से दोबारा अच्छा करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। सबसे पहले जब आपका इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ होता, आप कमरे में एंटर होना होता है आपने, तो आपकी क्या चीजें मैटर करती हैं? अब सबसे पहले होता ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता कि आपको अचानक से बुला के वो कहीं के जाएं। आपको पहले इन्फॉर्म किया जाता है, एक बंदा जाता है, इंटरव्यू से बाहर आता है, और 90% तो चांस ये होता है कि आपको उनसे कम्युनिकेट नहीं करने दिया जाता, और आपको कहा जाता है कि आप अंदर चले जाए, अब आपकी बारी है। टेक योर टाइम, टेक 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, आप लें, खड़े हों। इफ यू हैव वाटर, ड्रिंक वाटर। आपका गला खुश्क नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू 10 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, डिपेंड्स आपका इंटरव्यू कितना अच्छा है या कितना बुरा जा रहा है। ज्यादा लंबा इंटरव्यूज का ये मतलब नहीं कि इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, बाज़ औक़ात बुरा भी जा रहा होता है, और वो ड्रैग कर रहे होते हैं आपको, जो है ब्रेक कर रहे होते हैं, कि आप जो है मेंटली थोड़े से एग्जॉस्ट हों, एंड यू मेक अ मिस्टेक, या आपने कोई मिस्टेक कर दी है और उस पे आपको जो है वो बार बार उसी पे क्वेश्चंस हो रहे होते हैं। तो पानी पिए, खड़े हों, लुक आउट एट योर ड्रेस, कि आपका ड्रेस जो आप ड्रेस अप करके आए हैं वो ठीक है कि नहीं है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आप जा रहे हैं दरवाजे के पास, उन्होंने आपको बता दिया नॉक करें। वेट, अगर तो वो आपको बुलाते हैं अंदर, तो जाएं। और अगर
आपने नॉक किया है और उनकी अटेंशन आपकी तरफ हो गई है, मतलब दे आर लुकिंग एट यू। आपने उनसे पूछना है, मे आई प्लीज कम इन। मे, कैन नहीं, मे। कैन होता है आ सकता हूँ, मे का मतलब है आप उनसे परमिशन सीख कर रहे हैं, कैन जो है आप उनसे परमिशन सीख नहीं कर रहे होते। सो मे आई कम एंड प्लीज, जो आपके प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये आपके जो है इनको कहते हैं आपके जो है कॉम्प्लीमेंट्री, या जो है आपके मैनरिज्म के जो कुछ वर्ड्स हैं, जो आपका बेसिक, जिन्हें हम कहते हैं कर्टेसी वर्ड्स, उनका प्रॉपर वर्ड है कर्टेसी वर्ड्स। तो कर्टेसी वर्ड्स का यूज जरूर करें। कर्टेसी वर्ड्स यूज करने से आप छोटे बड़े नहीं होते, ये बेसिकली आपका मैनरिज्म शो करता है कि आप जो है दूसरे बंदे को इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, कि आप उनकी परमिशन सीख कर रहे हैं। मे आई कम इन प्लीज, इसका ये मतलब है कि आप अंदर आना चाह रहे हैं। उसके बाद उसके बाद आपने जो है आप एंटर हो गए। अब सबको पता होता है कि सामने पैनल बैठा हुआ है, एक कुर्सी है। अब कुर्सी पे आपने जाके बैठ नहीं जाना, जस्ट गेट इन साइड, सबको इंडिविजुअल सलाम करिए। पैनल में 4 लोग हैं, सबको इंडिविजुअली सलाम करें। गुड मॉर्निंग है, दिन का टाइम है, गुड मॉर्निंग। इफ इट इज आफ्टरनून तो आप उनको गुड आफ्टरनून कहें, उनको सलाम करें। ठीक है, इससे आप सबकी इंडिविजुअल अटेंशन गेन कर लेते हैं, आप सबको इंपॉर्टेंट फील कराते हैं कि हाँ जी, मैंने सबको इज्तिमाई सलाम करने के बजाय सबको अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग या गुड गुड आफ्टरनून कह के आप सबको एक छोटी सी स्माइल, दांत नहीं नजर आने चाहिए आपके, बट एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि यू आर स्माइलिंग, दैट यू आर ओके कमिंग हियर, आप खुश हैं, आप नर्वस नहीं हैं। ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपके कंट्रोल में होते हैं अगर आप उन्हें करना चाहें। बॉडी लैंग्वेज भी आपकी वहां नजर आती है, क्योंकि आप खड़े होते हैं, यू आर एक्चुअली विजिबल टू देम। आप कुर्सी या टेबल के पीछे छुप के बैठ सकते हैं, लेकिन जब आप उनके सामने खड़े हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग, हर चीज नजर आ रही होती है। सही, उसके बाद अगर आपको कहते हैं कि बैठ जाएं, प्लीज सिट, अगर वो आपको 1 मिनट बैठने का नहीं कह रहे, जाके बैठे नहीं, और आपको लग रहा है दिस इज गेटिंग अनकंफर्टेबल, तो आप उनसे पूछें मे आई प्लीज सिट या मे आई सिट प्लीज। वो फिर जाहिर बात है, ऑब्वियसली दे आस्क यू टू सिट। तो सबसे पहले आपने नॉक करना है। अगर वो आपको नहीं देख रहे, देन नॉक। अगर उन्होंने नॉक पे आपकी जो बात आपकी सुन ली है, आस्क देम द परमिशन दैट कैन यू कम इन, मे आई कम इन प्लीज। अगर वो आपको अंदर बुला लेते हैं इंडिविजुअली, आपने सबको सलाम कर दिया, फिर आपने बैठने की परमिशन सीखी, मे आई सिट प्लीज, फिर आप बैठ जाए। राइट, अब इसमें आपकी क्या नजर आ गया, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग और आपका मैनरिज्म। इसको हम एंट्रेंस फेज कहते हैं, कि आपका एक एंट्रेंस फेज है कि आप एंटर कैसे होते हैं, ये आपका पहला इंप्रेशन है, क्योंकि वो आपको अभी तक आपका नाम भी नहीं जानते। ठीक है, उनके पास अक्सर आपके जो है ना वो फॉर्म्स पड़े हुए होते हैं, उनको फॉर्म निकाल लेते हैं, सारी बात जैसे इंटरव्यू के लिए उनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहले होती है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपकी जो है इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल था, बाजू का तो पहले पढ़ लेते हैं, बाजू का तो बाद में पढ़ते हैं। अब ड्रेसिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन फेज में अपने हम आ गए हैं, लेकिन ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। अब फॉर्मल अटायर होना चाहिए दोनों के लिए, फॉर मेल एंड फीमेल। अब मेल के लिए क्या है, बेसिक कलर्स पहने। बेसिक कलर्स आपके क्या है, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, बेज, ये इस तरह के ड्रेसेस जो है वो आपके आपके बेसिक कलर्स में आते हैं। ठीक है, आप ग्रीन की तरफ भी जा सकते हैं, ग्रीन में भी वो है, लेकिन ग्रीन इज नॉट टू बेसिक फॉर मेन, फॉर फीमेल इट कैन वर्क, बंदों के लिए बाजू का इट डजंट वर्क। उसके बाद आपकी स्किन टोन कैसी है। अगर इफ यू आर टुवर्ड्स फेयर साइड, तो आपके पास एक जो है आप उस हिसाब से ड्रेस करेंगे, मतलब उसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं, यू कैन ड्रेस इन वाइट एज वेल, ब्लू है, ब्लैक है। लेकिन अगर आप थोड़े डस्की स्किन टोन में हैं तो प्लीज ब्राउन अवॉइड करें, ब्राउन नहीं पहने। आप जो है वो लाइट कलर्स की तरफ चले जाएं, जिस तरह आपकी जो शर्ट है, ड्रेस शर्ट, आप उसको लाइट कलर्स में ले आएं। ठीक है, आप अपनी पैंट और अपनी शर्ट जो है, पैंट्स और अपनी जो शूज हैं उनका डार्क शेड्स में ले जाएं, लेकिन जो आपका चेहरे के साथ चीज नजर आ रही है, दैट इज योर शर्ट, तो उसको लाइट कलर में लें, ताकि आपकी स्किन टोन है उसको कॉम्प्लीमेंट करे, आपका जो चेहरा है वो प्रोमिनेंट नजर आए। ठीक है, प्रेजेंटेबल का मतलब ये नहीं कि आपने लग्जरी आइटम्स पहने हुए, आपने गुच्ची का जूता पहना हो, आपकी जो बेल्ट है वो भी गुच्ची की हो, और आपने जो है वो डाइनर से या किसी से जाके क्रिस्प नहीं शर्ट ली हुई है, ये चीजें नहीं होती। ठीक है, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं, वो अच्छी तरह आयरन हुए हुए हो। ठीक है, उसमें कोई विजिबल इस तरह का डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा हो। आपकी जो शर्ट है उस कॉलर, उसके आपके जो कफ्स हैं, आपके कफ्स, आपकी शर्ट का कॉलर, आपके बटन्स प्रॉपर हों। ठीक है, डिजाइन वाली टाई पहनने से अवॉइड करें, पैटर्न्स पहनने से अवॉइड करें। कोशिश करें कि बेसिक कलर की टाई ले लें, यानी अगर आपने ब्लैक
शूज पहने हैं और आपने ब्लैक जो है वो बेल्ट ली है, और आपकी शर्ट इज टुवर्ड्स वाइट और ब्लू, तो आप शर्ट के हिसाब से अपनी टाई को मैनेज करेंगे, अपने शूज और पैंट के हिसाब से मैनेज नहीं करेंगे। ठीक है। बेसिक कलर की टाई होती है, ब्राउन ब्लू ले लेंगे, आपने लाइट ब्लू कलर पहना हुआ है तो लाइट ब्लू टाई ले लें। इस तरह मतलब लाइट ब्लू शर्ट पहनी हुई है तो थोड़ी सी डार्कर शेड में टाई ले लें। इस तरीके से पैटर्न्स को, फूल बूटे जो बने हुए होते हैं टाइज पे, उसको अवॉइड करें। आपके पास टाई अवेलेबल नहीं है, नहीं पहने, बटन आप जो है आपका पूरा बटन बंद कर लें, लेकिन आपका ये ऊपर वाला बटन जो है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, आपका ये ऊपर वाला बटन बंद होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सारा इंटरव्यू भी अच्छा दिया लेकिन आपकी ड्रेसिंग ही उनको अच्छी नहीं लगी। आप ड्रेसिंग क्यों नहीं अच्छी लगी? कि आपके बटन खुले हुए हैं, आपके कफ्स प्रॉपर नहीं है, आपकी जो शर्ट है वो टक नहीं हुई भी प्रॉपरली इनसाइड आपकी पैंट्स में, आपकी जो है वो बेल्ट मिसमैच्ड है, आपकी जो आपने सॉक्स पहनी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने ब्लैक शू पहना है लेकिन आपने साथ ब्राउन सॉक्स पहननी है, ब्लू सॉक्स पहननी है, वो अच्छी नहीं लगती। आप जब अपनी सॉक्स हैं और या सॉक्स पे पैटर्न्स हैं, क्योंकि जब आप बैठे हुए होते हैं आपके जो है अगर सामने टेबल नहीं है, और वो बाज़ अगर ऐसी टेबल रखते हैं जिससे आप नजर आ रहे होते हैं, तो ये चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो आपने उनको ओवरवेलम नहीं करना, आपने डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम रखनी है। आपने अपना जो है वो अपनी पर्सनालिटी सेल करनी है। आपने अगर वो आपकी इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट रहेंगे तो कभी भी उस चीज को वो नोटिस नहीं कर सकेंगे। तो आपने बेसिक कलर्स पहनने हैं, अपनी स्किन टोन के हिसाब से पहनने हैं, और आपके बेल्ट और आपके शूज एक कलर के होने चाहिए। ब्राउन बेल्ट के साथ ब्लैक शूज नहीं पहनेंगे आप, ब्लैक जो है बेल्ट के साथ ब्राउन शूज नहीं पहनेंगे आप। आपके पास जिस कलर के शूज हैं, कोशिश करें उसी कलर की बेल्ट आपके पास होनी चाहिए। टाई नहीं है, टाई इज अ गुड थिंग, टाई नहीं है, नो इश्यूज। ठीक है। अगर आप ड्रेस जो है आपका डार्क है, गो फॉर लाइट शर्ट्स, बगैर पैटर्न्स के, बगैर टेक्सचर्स के, बगैर चेक के चेक शर्ट्स मत पहने, कोशिश करें अवॉइड करें। अगर आपके पास डार्क कलर की शर्ट है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग जैसे ब्लैक शर्ट पहनना चाह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, नेवर वेयर ब्लैक विद ब्लैक। अगर आपका स्किन थोड़ी सी डस्की साइड पे है तो बहुत ज्यादा वियर्ड कॉम्बिनेशन हो जाता है। या आप पूरे ब्लैक होके चले गए, शूज भी ब्लैक है, टाई भी ब्लैक है, ड्रेस भी ब्लैक है, शर्ट भी ब्लैक है, तो वो एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगता। आपके पास जो चीजें अवेलेबल हैं वही पहने, लेकिन उन चीजों को प्रेजेंटेबल बनाएं, कॉम्बिनेशंस को लेके आए ताकि आपको जो है वो कलर ब्रेक हो, पैलेट कलर पैलेट ब्रेक हो जाए आपका। फॉर विमेन आपके पास बेसिक कलर्स हैं, आप बहुत आपके पास रेंज आ जाती है कि आप, लेकिन फिर आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपने सॉलिड कलर्स पहने, दैट इज बेटर। अब व्हेन आई वाज गोइंग फॉर इंटरव्यू आई वाज एडवाइज्ड कि मैं कोई फ्लोरल पैटर्न पहन लूं, बट क्योंकि फ्लोरल पैटर्न से के फूल बने हुए हैं उस पे लाइट कलर्स में हूँ, आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद। मैंने उसके अगेंस्ट जो है उस जो मुझे दी गई थी उसके अगेंस्ट मैंने किया था गेटअप अपना, एंड इट वाज फाइन। आई वेंट फॉर सॉलिड सॉलिड कलर्स थे, एक ही कलर का जो है मेरा थ्रू आउट प्रॉपर ड्रेस था। उसमें कलर कोड ब्रेक मैंने कैसे किया था कि उसमें बेज थोड़ी सी लाइट कलर की, इसमें एम्ब्रॉयडरी थी सिर्फ नीचे नीचे पैटर्न्स मेरे जो थे उनमें, और इसी के साथ मैंने जो है वो अपने शूज मैच किए थे, और वही उसी के साथ मेरा बैग था। तो मैंने जो अपना बेसिक कलर था दैट वाज मोस्टली ग्रीन, तो उसको मैंने ब्रेक किया था विद बेज कलर, एक सॉलिड कलर था। अब अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे ये ड्रेसिंग है कि उन्होंने व्हाइट ड्रेसअप किया हुआ है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर का टच किया रहा है विद दुपट्टा विद एम्ब्रॉयडरी, इस तरह से आप जो है चीजों को ब्रेक कर सकते हैं। जो भी आपके पास ड्रेस है, डार्क कलर का है, लाइट कलर का, अगर आपके पास सिर्फ बेसिक बैग ब्लैक और शूज और बैग आपका ब्लैक है, तो उसके साथ आप बहुत रेंजेस में जो है वो फॉर मेन एज वेल आप बहुत रेंजेस में ड्रेसअप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास पिंक कलर का ही जूता और बैग होना चाहिए तो आप पिंक ड्रेस पहनेंगे। जो भी आपके पास कोशिश करें इसमें डिस्ट्रैक्शन कम हो, उसमें जो है वो बंटिंग्स जैसे फॉर फीमेल के लेसेस बहुत ज्यादा लगी हुई हैं या फिर उसमें कोई हैंगिंग्स अटैच हुई हुई हैं, ये चीजें नहीं करनी। आपने सिंपल प्लेन ड्रेसअप करें, आप जो है किसी फंक्शन पे नहीं जा रहे, यू आर गोइंग फॉर अ फॉर्मल अटायर है आपका, आप एक फॉर्मल जगह पे जा रहे हैं, ड्रेस फॉर्मल। ठीक है। कोई भी ऐसी चीजें नहीं पहनी जिसमें से आवाज आए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, हमें बहुत शौक होता है एज फीमेल्स कि हम बहुत ज्यादा जो है वो एक्सेसराइज कर लेते हैं। आपने एसेसरीज अपनी मिनिमम रखनी है। ठीक है। आपके टोज एक्सपोज नहीं होने चाहिए फॉर फीमेल एज वेल, चप्पल नहीं पहन के जानी। अगर आपके पास ऐसे शूज हैं जो आगे से बंद हैं पीछे से खुले हैं वो भी ठीक है, लेकिन आपके टोज एक्सपोज नहीं होने चाहिए, आपके टोज बंद होने चाहिए। ठीक है। कोई भी फॉर्मल आपके पास शू है, बेशक पीछे से उसकी हील नजर आ रही है, लेकिन अगर आपका वो आगे से क्लोज होना चाहिए।
और हील्स भी पहने, हील्स इनकरेज की जाती हैं क्योंकि उससे आपका पोस्चर अच्छा हो जाता है, आपका बॉडी पोस्चर जो है दैट इज गुड। लेकिन हील्स भी किटन हील्स होनी चाहिए जो ब्रॉड बेस हों, क्योंकि टक टक की आवाज जो आती है दैट इज वो जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हैं तो बड़ा साइलेंस होता है थ्रू आउट कॉरिडोर में। अगर आपने कुछ जगह चल के जानी होती है तो पूरे कॉरिडोर में आपके जूतों की आवाज नहीं होनी चाहिए। किटन हील्स पहन लें, नहीं है सिंपल प्लेन हील्स, प्लेन हील्स आपके पास अवेलेबल है वो पहन लें। टोज बंद, बस आपके टोज एक्सपोज नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि आपके टोज एक्सपोज ना हो, दैट इज वेरी गुड। ऑलवेज वेयर सॉक्स विद देम, हमेशा स्किन कलर की सॉक्स अवेलेबल होती हैं, आराम से स्किन कलर की सॉक्स पहने। अगर आपके जूते पीछे से खुले हुए हैं तो आपको जो है वो एक प्रेजेंटेबल लुक देता है। बस अगर कुछ लोगों के जैसे इश्यूज होते हैं विद फीट तो वो एक्सपोज नहीं होते, तो एक नीट प्रेजेंटेबल लुक आती है। इसमें आप स्किन सॉक्स को जो है वो स्किन कलर की जो आपकी स्टॉकिंग्स हैं आप उसे यूज कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए फॉर फीमेल आपका जो है वो शू और बैग सेम कलर का होना चाहिए। ठीक है, ड्रेसिंग पे हम आ गए। बेस कलर्स होना चाहिए सबके, सॉलिड कलर्स पहने की कोशिश करें कि जो है वो पैटर्न्स को अवॉइड करें, पैटर्न्स नहीं होने चाहिए। अगर फॉर फीमेल्स आपने एम्ब्रॉयडरी भी पहननी है दैट शुड बी ओनली ऑन द बॉर्डर ऑफ योर ड्रेस, या आपके बाजू की जो है वो थोड़ा सा जो है आगे आप कर सकते हैं, ज्यादा आपने उसके ऊपर ड्रेसअप नहीं करना। ठीक है, उसके अलावा जो आपका मेकअप है, अब कुछ जो लोग मेकअप प्रेफर करते हैं, प्लीज डू मेकअप। थोड़ा सा मेकअप आप जरूर करें। आई पर्सनली एडवाइस कि आप प्रेजेंटेबल आपकी लुक होनी चाहिए, आपके डार्क सर्कल्स ये इस तरह की जो चीजें हैं, इतना मेकअप करें कि आपकी एक प्रेजेंटेबल लुक आए। डार्क पिंक लिपस्टिक जो है, न्यूड लिपस्टिक्स, और इनको अवॉइड करें। पिंक लिपस्टिक्स जो आपकी होती हैं, आपकी जो स्किन टोन के साथ मैच करी थी, जो आपके ओरिजिनल लिप्स का कलर है उसके करीब करीब तक आप जो है वो कलर जो है लिपस्टिक का अप्लाई करें। डू नॉट गो फॉर द रेड चीक्स और पिंक चीक्स। इतना होना चाहिए कि आपका चेहरा डिफाइंड हो, आपके डार्क सर्कल्स नजर नहीं आ रहे हों, आपके अगर कोई डिस्कलरेशन या पिगमेंटेशन है फेस पे वो कवर हो जाए, दैट्स इट। आपकी अपनी ओरिजिनल स्किन नीचे से नजर आ रही होनी चाहिए। मेकअप का ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को पेंट करके चले जाएंगे, आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। अगर आप सर पे दुपट्टा लेते हैं तो अपना दुपट्टा पिन करके जाएं, इन जगहों से भी पिन करें, सर से भी पिन करें। ठीक है, अगर आप दुपट्टा सर पे नहीं लेते और आपकी पर्सनल चॉइस जैसे भी, तो आप जो है बालों को बात करके जाएंगे प्रॉपर। बाल, हमारे साथ इंटरव्यू में खातून थी, बहुत अच्छी तैयारी थी, वेरी गुड, शी वॉज वेरी नाइस, बट उन्होंने बाल खोले हुए थे। दैट वॉज एन इंटरव्यू, दैट वॉज नॉट अ फंक्शन। तो अपने बाल बंद करके जाएं। फॉर बॉयज एज वेल, बहुत आराम से आपको जो है वो हेयर स्प्रे मिल जाता है। ठीक है, ये जेल मिल जाती है, वो लें। तो अपने बालों को प्रॉपर जो है आपके बाल एक जगह पे फिक्स होने चाहिए। ठीक है, आपके बाल जो है वो बार बार नजर नहीं आ रहे होने चाहिए। इनको जो है, कुछ लोगों के बालों का टेक्सचर हर किसी का डिफरेंट होता है, तो काइंडली मेक श्योर कि आपके जो दुपट्टा अगर आपने लिया हुआ है तो बाल आपके निकले हुए ना हो। अगर आपने दुपट्टा नहीं भी लिया हुआ तो आपके जो बाल हैं ऊपर से वो पूरे स्टेबल हों। अगर आप जो है वो स्कार्फ पहनते हैं या आप इस तरह की कोई चीज है तो वो भी आपका प्रॉपरली पिन होना चाहिए। दुपट्टा पीछे हो गया, प्लीज उसको बार बार आगे मत करें। या तो आप प्रॉपर पिन करके गए हो, अगर आप प्रॉपर पिन नहीं करके गए तो बार बार दुपट्टे को सर के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, लीव इट एज इट इज। या तो अगर आपने दुपट्टा लिया है उसे प्रॉपर लें। इफ यू आर नॉट टेकिंग दुपट्टा ऑन योर हेड, मेक श्योर कि अगर एक दफा दुपट्टा उतर गया है उसको बार बार ठीक नहीं करेंगे, ये डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है। सही है। उसके बाद हम एसेसरीज की बात करते हैं। अब एसेसरीज क्या होती हैं? एसेसरीज आपका कुछ स्टेटमेंट पीस होते हैं जो हम जो है वो वी यूज टू कैरी, वी लव टू कैरी। अब हम जब इंटरव्यू देने गए थे, मैं प्रेप करने गई थी, तो सीएसएस ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो है वो शुक्र है वॉच तुमने पहनी हुई है, वरना यहाँ पता नहीं हमारी वहां को क्या बीमारी है, घड़ी नहीं पहनते। वॉच मीन्स यू आर अ पर्सन हु वैल्यू टाइम। आपको टाइम की वैल्यू है, आप वक्त देखना पसंद करते हैं। हम जब से हमारे पास स्मार्टफोन्स आए हैं, हम क्या करते हैं, फोन निकाला देख लिया। बट आई पर्सनली लव टू वेयर अ वॉच, क्योंकि आपको पता होता है कि टाइम क्या है। यू कैन सिंपली लुक एट योर वॉच एंड यू नो द टाइम, इट मीन्स यू आर डिसिप्लिन्ड। आपको टाइम की जो है वो कदर है। आप जो है वो अपने जो है आप स्केड्यूल चलते हैं, आपको पता होता है कि आपके पास जो है वो टाइम फ्रेम क्या है। सही है। तो फॉर मेन एंड फॉर वुमेन यू शुड वेयर अ वॉच। वॉच कोई बहुत लग्जरियस होने की जरूरत नहीं है, सिंपल बेसिक वॉच जो आपके पास है वो पहने। कोशिश करें चेन्स को अवॉइड करें, स्ट्रैप वॉचेस हों। अगर खवातीन जो हैं अगर चेन्स पहन रही हैं, चेन वॉचेस, तो मिनिमल सी चेन हो और वो आपकी कलाई के करीब करीब हो, खुली खुली जो है वॉचेस ना हो। जो आप बात कर रहे हो तो वो कलाई से कभी यहाँ आए, फिर आप उसे पीछे हाथ ऊपर करें तो फिर पीछे जाए। अच्छे तरीके से वो प्रॉपरली आपकी कलाई के गिर्द रैप्ट होनी चाहिए, राइट। अगर मर्द हजरात कोई एक रिंग पहनना चाह रहे हैं तो एक रिंग से ज्यादा नहीं।
फॉर फीमेल एज वेल, दोनों हाथों में एक रिंग से ज्यादा आप नहीं पहन सकती, और वो रिंग भी वो हो जो आपकी उंगली के साथ साथ हो। कोई ऐसी रिंग आपने नहीं पहननी जो प्लेटफॉर्म टाइप हो, जिसमें हम यहाँ पे रिंग इतना बड़ा नग लगा हुआ हो, वो आपके हाथ से एक अलग सी चीज नजर आ रही हो। कोई हैवी लूप्स ज्वेलरी के नहीं पहनने आपने, के लूप पहने हुए हैं आपने, कोई हैवी ज्वेलरी जो आपके ईयर लोब से नीचे लटक रही है, स्टड्स को प्रेफर करें। ठीक है, वॉच जरूर पहने। आपके एक्सेसरी के लिए काफी है, आप किसी फंक्शन में नहीं जा रहे, आप उसको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। बाकी शौक आप अपने फंक्शंस में या पार्टीज में पूरे कर सकते हैं। आपके जो एयर लोब्स हैं उससे बड़ा नहीं होना चाहिए आपका स्टड। ठीक है, और अगर आपने कोई चेन भी पहननी है तो इट शुड बी अराउंड योर नेक। जो है वो इतनी हैवी नहीं होनी चाहिए कि वो झूल रही हो। और मेन के लिए तो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अगर कोई इंटरव्यू मेरे पास आए देने और उसने गले में चेन पहनी हुई हो तो आई वुड, आपका एक जो इमेज है शुरू से वो ऑफ पुट हो जाता है। तो अगर आप पहनना भी चाहते हैं, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, तो वो आप इंटरव्यू के बाद पहन लें या इंटरव्यू से पहले उसे उतार दें। मेक श्योर के जो है आप एक रिंग के अलावा, और फॉर मेन एज वेल, रिंग जो है वो अगर आप पहन रहे हो तो वो प्रॉपर एक रिंग हो। जैसे आजकल कुछ लोगों को शौक होता है कि थोड़ी सी डिजाइंड और स्टेटमेंट पीसेस के तौर पे उन पे कुछ लिखा होता है, एंग्रेविंग्स होती हैं, प्लीज उस तरह के मत पहने रिंग्स, कोशिश करें प्लेन सिंपल आपने रिंग्स पहनी हुई हूँ। नेल्स की बात है, नेल्स आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। नेल्स आपके जो फॉर फीमेल, आपकी कभी भी इस जो आपका ये जो आपका ऊपर वाला रिंग फिंगर का पोर्शन है, इससे ज्यादा लंबे आपके नेल्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल फाइनली ट्रिम्ड हों। नेल पेंट्स अवॉइड करें, नेल पेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर मेन आपके जो है वो नेल्स प्रॉपरली ट्रिम्ड हों, साफ सुथरे नाखून हों, प्लीज लोशन लगा के हाथों पे जाएं। सर्दियाँ आजकल, आपकी स्किन अच्छी नहीं होती तो स्किन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके जो है ये चीज आपके डिस्ट्रैक्टर्स है। मैंने आपको बताया था कि हमने आपकी पर्सनालिटी को हाईलाइट करने हैं, हमने डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना है। तो ये आपके पहले इंप्रेशन में आती है कि सबसे पहले आपके बारे में आपके जूते देखे जाते हैं। जबकि दरवाजे से एंटर होते हैं सबसे पहले हम उसका जूता देखते हैं। आपके जूते साफ सुथरे पॉलिश होने चाहिए। ठीक है, नए जूतों की कोई जरूरत नहीं, नई जाके कपड़े लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपके पास चीजें हैं उसी में मैनेज करें, और उनको अच्छे तरीके से साफ करके जो आपके पास चीजें अवेलेबल है उनको अच्छा साफ सुथरा प्रेजेंटेबल करके लेके जाएं। कोई जरूरत नहीं कि आपको, कि आप घर वालों का खर्चा करा रहे हैं कि जी इंटरव्यू है तो मुझे नए जूते चाहिए, नई बेल्ट चाहिए, नई टाई चाहिए, नई शर्ट चाहिए। जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं उनको अच्छे से प्रिस्टीन कंडीशन में ले जाके उनको नीट एंड क्लीन अच्छी तरह प्रॉपरली प्रेस्ड पॉलिश्ड करके आप लेके जाएं। सही है, एसेसरीज मैंने आपको बता दी कितनी अलाउड होती हैं, कितनी होनी चाहिए। कोई फंकी हेयर क्लिप्स, हेयर पिन्स और इस तरह की चीजें नहीं करें। कोई अजीब से फॉर मेन अजीब से हेयर स्टाइल जो है वो जेल लगा के ना बनाएं। आपके बाल जो है वो बेसिकली आपके आपको कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, अलग से स्टैंड आउट नहीं करने चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले ये चीज आपके बारे में नोटिस की जाती है, और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिटिंग नहीं करनी, बैठे बैठे हिलना, कभी इस चीज को छेड़ना, कभी उस चीज को छेड़ना, कभी हाथों को हाथ छेड़े, कभी अपनी वॉच को छेड़े, कभी रिंग्स को छेड़ रहे हैं। ये चीज नहीं करनी है आपने। आप आए हैं, आप बैठे हैं, कुर्सी के आर्म्स पे हाथ नहीं रखने आपने। अगर आर्म्स वाली कुर्सी है उस पे रख के स्लाउच नहीं करना, कमर आपने टेक नहीं लगानी पीछे। ठीक है, आप थके हुए नहीं हैं, आप रेस्ट करने नहीं आए, आप इंटरव्यू देने आए हैं। इट मीन्स दैट यू आर अटेंटिव। आप सीधे बैठे हैं, आपकी कमर जो है वो कुर्सी के साथ नहीं टिकी हुई। तो इसका ये मतलब है कि आप उनकी बात सुन रही हैं और अटेंटिव टू देम। उस तरह बैठे। उसके बाद बैठने के बाद आर्म्स के और आपने हाथ नहीं रखने। अगर आप और टांगे क्रॉस नहीं करनी, डू नॉट क्रॉस योर लेग्स। पाँव नीचे जमीन पे रखे अच्छी तरह। ठीक है, और फॉर फीमेल्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप नीचे पाँव क्रॉस कर लें। आप सिर्फ पाँव को क्रॉस कर लें, बजाय ये कि पूरे जो है वो आप टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हैं, लेग्स क्रॉस करके बैठे हैं। दिस इज स्ट्रिक्टली नो नो। आप ये इनफॉर्मल जो है आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है सिटिंग हो उसमें तो इट्स फाइन। इनफॉर्मल सिटिंग्स में कभी भी मत, फॉर्मल सिटिंग्स में कभी भी ऐसे नहीं बैठना आपने। सही है, बैठ गए हैं, मेंटेन अ स्माइल ऑन योर फेस। दिस हेल्प्स वंडर्स। आपकी जो नर्वसनेस है वो उसमें छुप जाती है। उंगलियों को दबाना, खींचना, निकालना ये नहीं करना आपने। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपने हाथ नहीं यूज करने। मी एज अ पर्सन, मैं अपने आप की, मेरी बॉडी लैंग्वेज में आई एम एक्सप्रेसिव, मैं अपने हाथ जरूर यूज करती हूँ। अब अगर मुझे इस चीज से रोक दिया जाए कि आपने हाथ इस्तेमाल नहीं करने, तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, आई बी फोकस्ड ऑन माय हैंड्स ओनली। तो आपने करना क्या है कि आपने आपकी जो है वो, हम जिसे कहते हैं पर्सनल स्पेस, वो आपके एक आर्म लेंथ तक होती है, यानी आपके साथ आपका जितना बाजू है, ये वन आर्म लेंथ इसको कहते हैं, इसको, या 18 इंचेस जिसे हम कहते हैं, ये आपकी है पर्सनल स्पेस।
अब इस पर्सनल स्पेस में जो लोग होते हैं जो आपके बहुत रिलेटिवली क्लोज हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो जो लोग हैं वो आपके पर्सनल स्पेस में हम लोग जनरली उनको अलाउ करते हैं। तो इस पर्सनल स्पेस में रहते हुए अगर आप अपने हाथ यूज कर रहे हैं मिनिमली, ज्यादा नहीं, मिनिमली, दैट्स फाइन। बड़े बड़े जेस्चर्स करना, अपनी जो है पर्सनल स्पेस से बाहर जाना, चीजों को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कभी कि आप गिनवा रहे हैं, ये नहीं करना। ठीक है। इतनी जगह पे रहते हुए अगर आप अपने हाथों को यूज कर रहे हैं, दैट्स फाइन। एक्सेजरेटेड मूवमेंट्स हाथों की, बॉडी की नहीं करनी। सही है। अब फिर आ जाता है लैंग्वेज के बारे में। बड़े लोग मुझसे जो है वो क्वेश्चन होता है कि आपने लैंग्वेज क्या यूज करनी है। लैंग्वेज इज बेसिकली आपसे वो जिस लैंग्वेज में बात करें वो लैंग्वेज आपने यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे आई प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू इन इंग्लिश, ठीक है, मैं प्रेफर करती हूँ इंटरव्यू इन इंग्लिश, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग जो है वो उर्दू प्रेफर करते हैं एज अ लैंग्वेज, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब आपसे इंटरव्यू जिस जो है लैंग्वेज में बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा आधा इंटरव्यू इंग्लिश में था, आधा इंटरव्यू उर्दू में था, इंटरव्यूअर आपसे जैसे बात कर रहा है आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करें उसी लैंग्वेज में। लेकिन अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं और आपको लग रहा है कि आप अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे या आपकी गलतियां होंगी, आप उर्दू में जवाब दें। ठीक है, स्टार्ट विद इंग्लिश और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा उसमें ट्रांजिशन करते जाएं उर्दू में। सही है, इंग्लिश आपने स्टार्ट की है लेकिन फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन करने लग गए आप उर्दू में। उसको सीमलेसली आप ट्रांजिशन करेंगे उर्दू में। फॉर एग्जांपल मैं को बात कर रही हूँ कि आई बिलोंग टू मुल्तान एंड मुल्तान इज वेरी फेमस फॉर दीज थिंग्स, और जब आप मुल्तान आएंगे तो आपको ये चीजें देखने को नजर आएंगी। ये सीमलेस ट्रांजिशन है कि ये चीज आपने आराम से, उनको नोटिस भी नहीं हुआ और आपने ट्रांजिशन कर दिया। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि आई बिलोंग टू मुल्तान एंड एंड यू कैन सी, ये नहीं करना कि आप ऊपर देखने लग जाएं। जब आपने जवाब देना है आपने उनको देखना है। मेंटेन आई कांटेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स दैट यू आर अ पर्सन हु नोज व्हाट यू आर सेइंग और आप कॉन्फिडेंट है इस बात में। ऊपर नहीं देखना, छतों को नहीं देखना, दीवारों को नहीं देखना। जो बंदा बात कर रहा है उससे बात करे, सीमलेस ट्रांजिशन लेके जाएं। अगर आप एक लैंग्वेज के साथ जो है कंफर्टेबल नहीं है, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांजिशन करते हुए उन्हें पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांजिशन कर गए। और अगर वो नोटिस भी कर रहे हैं तो उनको ये पता चलना चाहिए कि आपने बड़े आराम से, दिस शोज दैट यू आर कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, मैंने आपको कमरे में आने का तरीका बता दिया कि कमरे में आने का तरीका क्या है। बैठना कैसे है, आपने कमरे में आए, नॉक किया, वेट किया, परमिशन सीख की, कमरे में आए, कुर्सी के पास खड़े हो गए, उनसे फिर परमिशन सीखी, अगर उन्होंने अपने बैठने को नहीं कहा बैठ गए। ठीक है। फिर आपने देखना है कि पैनल में कितने लोग हैं, सबको इंडिविजुअली सलाम किया है, गुड आफ्टरनून कहा है, गुड मॉर्निंग कहा है, यू सेट। सही, आपके पास अपनी सीवीज रेडी होनी चाहिए, 3 से 4। अब मैंने आपको कहा था कि उनके पास आपके फॉर्म्स तो होते हैं, फिर क्या जरूरत है सीवी लेके जाने की। सीवी ले जाना इज इम्पोर्टेंट। सीवी इज बेसिकली आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो एक वन पेपर पे होती हैं या 2 पेपर्स पे होती हैं, डिपेंड करता है आपने बीच में क्या लिखा है। जिब्रिश लिखने की बजाय सिर्फ और सिर्फ वो चीजें लिखें जो उस जॉब से रिलेटिव है। एक होती है सीवी, एक होती है रेज्यूमे। सीवी होती है जो जनरल आपकी करिकुलम वाइटे होता है, और रेज्यूमे होता है जो आप एक स्पेसिफिक जॉब के लिए बनाते हैं। ठीक है। आपके पास अपनी रेज्यूमे होना चाहिए। अगर आप एएसएफ के लिए जा रहे हैं तो आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो एएसएफ को चाहिए आपकी जॉब के हवाले से। आपकी क्वालिफिकेशन, या अगर आपने प्रीवियसली कोई जॉब की हुई है या कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है जो आपको उस जॉब में हेल्प करेगा, सिर्फ वही मेंशन करें। आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास, मैं 4 सीवी, 4 से 5 लेके गई थी। एक सीवी मैंने अपने लिए रखी थी और मेरे पास रेडी थी, उन्होंने मुझसे नहीं मांगी, दैट्स इज अ फिट थिंग। लेकिन मैं अपने जो थीसिस है, हमारे पास थीसिस भी मैं अपने 2 कॉपीज लेके गई थी, एक मेरे अपने लिए, एक उनके लिए, कि अगर वो मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो मैं अपना थीसिस खोल के उनका जवाब दे सकती हूँ। मेरे थीसिस पे भी डिस्कशन हुई थी। उन्होंने थीसिस मुझसे मांगा नहीं लेकिन मेरे से उन्होंने थीसिस पे डिस्कशन की थी। ठीक है। आपके पास सीवी होनी चाहिए। ज्यादा पैसे नहीं लगते, 100 रुपए में आपके जो है वो 4 सीवीज बन जाएंगी आराम से। उनको जो है आप फोल्डर में रख के, इंडिविजुअल फोल्डर्स में रख के लेके जाएं। 4 आपके पास सीवीज अपनी होनी चाहिए, एक अपने लिए, एक और 2 से 3 उनके लिए। फिर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, मैंने आपको बताया। आप अपना नाम बताना है, अपनी सिटी स्टेट करनी है, आपका नाम, आपके फादर नेम, आपकी सिटी कौन सी है, और आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जिसने बीएड किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, वो बताएंगे। यहाँ पे आपने आके पॉज लेना है 10 सेकंड का। ठीक है। अगर वो आपको नहीं रोकते, फिर आप अपनी उससे उससे प्रीवियस बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उससे प्रीवियस, फिर थोड़ा सा आप अपने फैमिली डायनामिक्स पे आ जाएंगे, अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा काइंडली प्लीज। जब आपने अपना सारा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, अब करना आपने क्या है, आपने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है।
आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, आपका आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। इंग्लिश और उर्दू में आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, इसको याद करें ताकि जब आप बताने लगें तो उसमें मिस्टेक ना हो। आपने हर चीज याद करनी के तैयार करके लेके जानी है। जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, जब मैं आपको बताऊंगी बेसिक चीजें कुछ होती हैं, आपने लाजमी रेडी करके लेके जानी है। ये आपसे पूछी ही पूछी जाएगी, बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो वो आपसे पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मेरा उनके पास फॉर्म था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम कंजा है, दिस इज वेरी अनयूजुअल नेम। और ये कहा, वहां से इंट्रोडक्शन मेरा शुरू हुआ। मतलब उनने मुझसे इस तरह से सवाल कर लिया। अब जब मैं एक पूरा प्रॉपर तैयार करके गई हुई थी इंट्रोडक्शन, वो तो मुझसे नहीं लिया, लेकिन एक इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझसे इस सेंस में लिख लिया। फिर मुझसे मेरे बारे में चीजें पूछी। इस तरह भी इंट्रोडक्शन हो जाता है। बात वो आपको कहते हैं प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ की बात करेंगे, फिर जो मैंने आपको ये चार पांच चीजें बताई हैं, आप इनको जो है बताएंगे। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा वो आपकी उसमें नहीं आते हैं, पर्सनल लेवल पे चले जाते हैं। कुछ वजह से अगर चले जाएं तो फिर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं, वरना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक काफी है। बाकी चीजें आपकी आपकी सीवी पे भी लिखी हुई हैं, और आपके जिनके पास आता है फॉर्म होता है, उस पर लिखी भी होती हैं, वो स्टडी कर रहे होते हैं। 90% ऐसा होता है कि वो आपका फॉर्म खोल के बैठे हुए होते हैं। 3 फाइल्स होती हैं, 4 फाइल्स, मतलब जितने लोग हैं हर पैनल के बंदे के पास आपका एक कॉपी जाती है। तो ये सीवी लेके जाना और ये चीजें करना, ये आपकी प्रिपेयर्डनेस शो करती है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। उनके पास होती है। अगर वो सिर्फ आपसे लेना चाहें इंट्रोडक्शन, और वो आपकी चीजों को नहीं पढ़ना चाहते, फॉर्म को नहीं पढ़ना चाहते, सीवी नहीं पढ़ना चाहते, ये उनकी चॉइस है। लेकिन आप दोनों चीजों के लिए रेडी। ये दिखाते हैं कि आप कितने ज्यादा इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, और आप कितने ज्यादा एफिशिएंट हैं, और कितने ज्यादा आपको जो है वो नॉलेज है। आपसे अगर बात नहीं की जा रही, उनसे बात मत करें। इफ दे वांट यू टू आस्क सम क्वेश्चंस, अगर आपसे पूछें कि आपके कोई सवाल हैं, तब सवाल पूछें, और सेम सवाल पूछें। सवाल जरूर पूछें। जहन में अगर आपको कोई बात है, प्लीज ये मत पूछें कि कितनी तनख्वाह है, मुझे हफ्ते में कितनी छुट्टियां होंगी, और जो है क्या हम अपनी मर्जी से पोस्टिंग ले सकते हैं। इस तरह के सवालों से अवॉइड करें। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं फॉर एग्जांपल कि सर मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये है, तो क्या मुझे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अलावा कुछ हैं। ये दिखाते हैं कि आप प्रिपेयर्ड हैं, आप ज्यादा काम करना चाहते हैं। ठीक है, आप अच्छा काम करना चाहते हैं। कि अगर इसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मेरे उसमें आती हैं, तो वो इसके अलावा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप मुझे बता दें। ठीक है, उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क एथिक क्या है, ये चीजें पूछें उनसे। इस तरह के फजूल सवाल ना आप पूछें। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब की जो पे कितनी होती है, आपको अंदाजा होगा, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस तरह के सवाल, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है वो साल में 24 छुट्टियां होती हैं। इस तरह के सवाल, ये सवाल मत पूछें। ये आपको पता है, दैट इज अ गिवन। अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन, अगर वो कहते हैं कि आप हमसे पूछें, तो इस तरह के सवाल पूछें। फजूल सवाल मत पूछें जो कॉमन नॉलेज है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन इंटरव्यू में क्या होगा। अब आपका जो है मेन इंटरव्यू क्या है, पाकिस्तान अफेयर्स। जिन लोगों ने अभी मुझसे पढ़ा है उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तान अफेयर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए एक नई चीज है, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अफेयर्स में आपकी पाकिस्तान की जियोग्राफी आ जाती है, पाकिस्तान के जो है वो करंट अफेयर्स आ जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के जो है वो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, पॉलिसीज, आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशंस, आपकी सेनेट, आपकी नेशनल असेंबली, इसकी मतलब ये किस तरह से बनी है, क्या चीजें हैं, यानी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाता है। फिर करंट अफेयर्स क्या है, ओवरऑल दुनिया में क्या चीज चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त आपका पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके अलावा अभी आपके जनरल इलेक्शंस हुए हैं। उसके अलावा ओवरऑल जो है वो अभी तक यूक्रेन का और रशिया का इशू चल रहा है। उसके अलावा जो है अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आईसीजे है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो सीज फायर का भी कहा हुआ है, वो किस तरह वॉयलेट हो रहा है। वो सारी चीजें हैं, उसकी वजह से अमेरिका ने जो है वो इराक में और अफगानिस्तान में जो है वो अपनी फौज की तादाद ज्यादा कर दी है। मतलब ये सारी चीजें आपके इल्म में होनी चाहिए, इसे करंट अफेयर्स कहते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स अब अगर आप देखें तो अक्सर जॉब्स में लास्ट 5 ईयर्स तक लिखे होते हैं। तो आपको पिछले आखिरी 5 सालों में जो चीजें हुई हैं, जिन्होंने आज का लैंडस्केप बनाया है, इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। जियो होती है मतलब जो कंट्री में, कंट्री वाइज और पॉलिटिकल पॉलिसी वाइज जो चीजें चल रही हैं, वो 5 से 6 साल के इवेंट्स होते हैं जो बना रहे होते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड। तो वो आपको पता आने चाहिए। फिर आपकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको आनी चाहिए।
आपकी अपनी पर्सनल फिलोसफी क्या है, आप पर्सनली किन चीज़ों पे स्टैंड करते हैं, वो आपके लिखने से भी उन्हें पता चल जाएगा। जब आपसे इंटरव्यू लेंगे वो भी उनको पता चल जाएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है एज अ पर्सन, आप कितनी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, कितनी आपको टाइम लगता है, मतलब आपकी जितनी भी पर्सनालिटी है वो उसको चेक करते हैं। और फिर आपकी साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन वो आपके इंटरव्यू में भी होगी और आपके एसेज में भी होगी। तो ये मेन इंटरव्यू का कुछ हिस्सा होता है आपका, जो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके अलावा वो कहीं बाहर नहीं जाएंगे। 10 मार्क्स का है तो थोड़ा सा शॉर्ट इंटरव्यू है, ग्रेड के हवाले से भी थोड़ा सा शॉर्ट इंटरव्यू होगा। लेकिन आपको इस वक्त करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं पाकिस्तान में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान की बेसिक फिलोसफी क्या है, इस्लामियत के बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इस्लामियत की जो बेसिक्स हैं आपके, जो है अरकान इस्लाम कौन से हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट गज़वात हैं 8 हिजरी तक, फतेह मक्का तक जितनी हैं, वो कौन कौन से गज़वात हैं, फिर फतेह मक्का कब हुई आपकी। उसके अलावा जो आपके 4 खुलफा राशिदीन हैं उनका टोटल इकट्ठा टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। उसके अलावा फिर ये जो करबला का वाक़या है, ये कौन सी डेट में हुआ है। फिर आपके पास जो है उमैयाद और अब्बासिया जो कैलिफेट्स हैं आपके, वो कब कब आए हैं, मतलब कितने, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको ये थोड़ी सी शॉर्ट सी चीज़ें पता होना चाहिए। यानी आपको अपनी इस्लामिक हिस्ट्री भी थोड़ी आनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा यही क्वेश्चंस होंगे, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे वो। हर बेसिक इंटरव्यू में यही होता है। आप फिर उसके डिपार्टमेंट वाइज, जैसे आपका एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। हमारा जो, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था मेरा, उस हवाले से क्वेश्चंस हो गए थे। लेकिन ये चीज़ें आपकी जो है ना, आपके डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन जरूर होंगे, तो अपनी वेबसाइट को छान के जाएं, ठीक है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज के हिस्ट्री में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है या कोई अटैक है एयरपोर्ट्स पे, कुछ भी इस तरह की चीज़, वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सही है। कोई एयर क्रैशेस हुए हैं तो उसमें एएसएफ का क्या किरदार रहा है, या कोई एक ऐसा टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो रोके गए हैं तो उसमें क्या है, ये सारी चीजें आपने जो है ना वो सर्च करके जानी है। ये सवाल होंगे आपसे, ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। और ये भी पूछ सकते हैं कि इन केस अगर फॉर एग्जांपल कि कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे, या फिर आपके पास जो है वो कोई ड्रग्स या कोई इस तरह का ममनुआ मवाद बरामद हुआ है तो फिर आप क्या करेंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग बताएंगे कि आप कितना ऑन फीट सोचते हैं। सही है। फिर आपका आ जाता है एंडिंग फेज। अब इंटरव्यू हो गया, अब आप लोग रिलैक्स हो गए, वो भी रिलैक्स हो गए, उन्होंने आपको जो है वो पूछा कि आपके कोई सवाल हैं, कुछ हैं। आपने सवाल को पूछना हो पूछ लिया, पूछ लें जरूर, अच्छी बात है। उन्हें लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं, आप पढ़ के आए हैं। और अगर नहीं पूछना हो तो नहीं, थैंक यू सर, इट वाज एनलाइटिंग एक्सपीरियंस। ये आपका लास्ट इंप्रेशन है कि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आपने वहां पे अपनी इमेज फिर री इन्फोर्स करनी है कि दिस वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। ये कह के इंडिविजुअली सबको अल्लाह हाफिज करके आप बाहर निकल आए स्माइल करते हुए। उसे ये होगा कि पता चलेगा कि एक्चुअली आपने एंजॉय किया है, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है। क्योंकि अगर आप बिजनेस इंटरव्यूज में जाएं तो हमें एक्चुअली पता होता है कि कौन से लोग हैं जो पैनल में बैठे हुए थे, आप उन्हें इंडिविजुअली थैंकिंग लेटर्स भेज सकते हैं। लेकिन इस सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता आपके पैनल में कौन लोग बैठेंगे। और अक्सर मुझे भी अपने पैनल का बड़े बाद में पता चला था कि मेरे पैनल में था कौन, और अभी तक मुझे एक बंदे का तो पता ही नहीं वो कौन खातून थी, जो वो कौन थी। तो आप उनको इंडिविजुअली थैंक यू नहीं कर सकते, बाद में थैंकिंग नोट्स नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे आपका टाइम होता है कि आप उन्हें थैंक यू करें फॉर अपॉर्चुनिटी, ये आपने जरूर करनी है। अच्छा, टिप्स और ट्रिक्स थोड़ी सी ये हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, उनको उनकी तरफ हम बाद में जाएंगे। लेकिन ये आपका बेसिक इंटरव्यू होता है। इसमें आपने क्या करना है, आपने कॉन्फिडेंट रहना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एग्जिबिट नहीं करना। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से बड़े आराम से पता चल जाता है। आप आए हैं, आप ठा करके बैठ गए हैं सीट के ऊपर, बाजू आपने ऐसे रखे हैं, ठीक है, और आप जो है उनकी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि हाँ क्या सवाल पूछने, पूछो। नो, दिस इज नॉट द वे। अगर आप कॉन्फिडेंट भी हैं कि हाँ जी बहुत आता है मुझे, मेरी बहुत अच्छी, लेकिन जो सामने बैठा होता है उनमें से बहुत से लोग बहुत अरसे से ये काम कर रहे होते हैं, उनको आपके अंदर आने के अंदाज से पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी आप किस तरह के इंसान होंगे। 90% देर वेरी ट्रू अबाउट इट, उनको अंदाजा हो जाता है। तो अपने आप को हम्बल रखें, लेकिन नर्वस शो ना। हम्बल्ड हो, आए आराम से, परमिशन सीख करें हर चीज की, बैठें, रिलैक्स करें। और जब वो आपसे सवाल करें, सलाम करने के बाद आप रुक गए, जब तक वो आपसे पहले का बात ना करें, प्लीज खुद से कुछ बात करना शुरू ना करें। डू नॉट शो दैट यू आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। इफ यू डू नॉट नो एनी आंसर, एक्सक्यूज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, सवाल नहीं आता, जवाब जरूर देना है। ऐसा नहीं होता। आई डिसएग्री विद इट। नहीं आता सवाल, उन्हें एक्सक्यूज मी, सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन।
या आप चीज को प्लीज दोबारा दोहरा सकते हैं, सवाल को आप जरूर दोबारा पूछिए, मुझे समझ नहीं आई। इसमें आपको 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन मिल जाता है कि अगर आपके जहन में कोई बात बैक एंड पे है और आप उसको रिवाइज कर सकें। अगर आपको वो सवाल बिल्कुल नहीं आता, एक नई एलियन चीज है आपके लिए। अमूमन होता ही है कि सवाल ऐसा होता है कि अगर आपको 20-30 सेकंड मिल जाए तो आप उसको रिकॉल कर लेते हैं, और अगर ऐसी कोई टर्म है या ऐसा कोई लफ्ज है जो आपने बिल्कुल नहीं सुना, आप उन्हें एक्सक्यूज कर लें। अपनी तरफ से मेकअप सिनारियोज मत बनाएं। होता ये है कि वो इतने, जब तक मुझे किसी चीज का जब सवाल का जवाब नहीं आता होगा ना, मैं आपसे नहीं पूछूंगी, ठीक है? मुझे किसी चीज का जवाब आता होगा तो मैं आपसे पूछूंगी ना। हर इंसान को ये होता है यार मैं कोई गलत जवाब ना दे दूं, तो जब तक मुझे नहीं पता कि सवाल का जवाब क्या है, मैं आपसे क्यों पूछूंगी? तो मुझे पता होगा तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अब मैंने आपसे सवाल पूछा लेकिन उसने आपने मुझे उसका गलत जवाब दिया है, या फिर आप जो है वो उस गलत जवाब को डिफेंड कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है? एक्सक्यूज कर ले, सॉरी सर आई डू नॉट नो द आंसर। फिर उसके बाद आ जाती है बात कि अगर आपने सवाल जवाब गलत दे दिया है, हो जाता है, मैंने भी गलत दिया, आपको लगता है आप सही जवाब दे रहे हैं, एक्चुअली में होता वो गलत है। आप उसको डिफेंड नहीं करना। आपने एक दफा बता दिया, आपको लगता है आप ठीक कर रहे हैं, आपने ठीक बताया, उन्होंने कहा था गलत है, प्लीज स्टॉप डिफेंडिंग इट। आप जितना डिफेंड करते जाएंगे, आप उनको जो है वो ऑफेंसिव फुट पे जा रहे हैं आप। वो ऑफेंड भी हो सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा था तो वहां से डाउन हिल चला जाएगा। स्टॉप डिफेंडिंग इट। लर्न टू एग्री टू डिसएग्री। अगर आप किसी चीज आपको लगता है कि गलत कह रहे हैं, वो भी इंसान है, उन्होंने भी शायद अगर कोई बात आपको कंफर्म भी है कि उन्होंने गलत कह दी है, तो लर्न टू एग्री। ओके, फाइन सर। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर पर्सनल फिलोसफी। अगर वो आपसे पूछें, मतलब कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल मेरी एक पर्सनल फिलोसफी है कि आई बिलीव कि अगर मुझसे कोई मशवरा मांग रहा है या मांग रही है, तो मैं उन्हें बहुत अच्छा मशवरा दूंगी जो मेरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में है, लेकिन मैं उन्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी कि वो उस पर अमल करें। राइट? ये मेरी एक पर्सनल फिलोसफी है। अगर आप मुझसे मशवरा मांग, दैट इज गुड। इसी तरीके से अगर वो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर ये ऐसा सिनेरियो बिल्डअप हो गया, फॉर एग्जांपल मेरे से पूछा गया कि मेरे केस में, कि जो हमारा जो आइडियोलॉजी है बाहर, के हम जो है एक ऐसी कौम है जिनमें पेशेंस नहीं है। हम बहुत जो है वो बाहर मशहूर हैं कि हम, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है और हम बड़ी अजीब सी अवाम है, तो क्या ये सही है? उन्होंने मुझसे जब इस तरह का सवाल किया, अब वो ये जानना चाह रहे थे कि मेरी अपनी पर्सनल फिलोसफी क्या है, कि हमें टॉलरेंस क्यों नहीं है, हम अनटॉलरेंट क्यों हैं, हमारे अंदर टॉलरेबिलिटी क्यों नहीं आती। तो मेरी जो फिलोसफी है, दैट आई बिलीव कि हम लोग जो है ग्रास रूट लेवल से अगर शुरू हों, हाँ हाँ, ठीक है, मैंने कहा यस, अनफॉर्चुनेटली दिस इज द इमेज दैट वी हैव। अब उन्होंने मुझसे उसकी रीजन पूछी, तो रीजन मैंने क्या, मैं बिलीव करती हूँ कि पेरेंट्स और आपके जो पीयर्स हैं, आपके जो स्कॉलर्स हैं, उनका काम बनता है कि आप बच्चे में शुरू से जो है वो टॉलरेंस इनग्रेन करें, कि आप उन्हें बताएं कि आपने टॉलरेंट होना है। और हमारे अंदर टॉलरेंस क्यों नहीं है, मैंने उसके लिए भी एक बात उन्हें की, तो उन्होंने मुझे बीच में रोका कि नहीं, मैं ये सवाल पूछना। मैंने कहा नहीं सर, आई एम कमिंग बैक टू, मतलब आई एम कमिंग टू दैट। मुझे लग रहा, मतलब मैं अपना जब पूरा सिनेरियो बेस कर रही थी तो उन्होंने मुझे बीच में रोका। मैंने कहा नहीं सर, आई एम कमिंग टू दैट, गिव मी अ मिनट। तो मैंने फिर सिनेरियो को पूरा डिफाइन किया। एंड पे उन्होंने कहा जी हाँ आप भी ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से कहें तो ये सही नहीं है, इसमें अगर हम इसको भी ऐड कर दें। मैंने कहा सर यू आर राइट, हर बंदे का जो है वो डिफरेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो यू आर राइट एज वेल। मतलब मैंने अपनी पर्सनल फिलोसफी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बट बिकॉज वो एक चीज को इनपुट कर रहे थे, उन्हें लगता था कि ये चीज भी सही है, तो मैंने कहा जी सर यू आर सेइंग राइट, वी कैन ऑल्सो लुक एट इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। इसको कहते हैं लर्निंग एग्री टू डिसएग्री। बट आपने अपनी पर्सनल फिलोसफी भी नहीं छोड़ी, और उनको भी जो वो कह रहे हैं उनके साथ भी एग्री कर लिया। डू नॉट ट्राई टू स्टेप ओवर एनी टूल्स। अगर आपको लग रहा है कि बात गलत कर रहा है, तो प्लीज उसको जो है वो पॉइंट आउट ना करें। मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन, मूव ऑन विद द डिस्कशन। ठीक है? अब आके बैठे हुए चाय शाय भी पी रहे होते हैं, बिस्किट भी आ रहे होते हैं, तो प्लीज उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप अपना जवाब देते रहें। वो ये देख रहे होते हैं कि अगर आपको अटेंशन नहीं दी जा रही तो तब आप कैसे बिहेव करेंगे, क्या आप नर्वस हो जाएंगे, क्या आपको लगेगा कि उसको आपको अटेंशन नहीं मिल रही, तो आपका जो इंथुजियाज्म है वो कम हो जाएगा। उस चीज को इग्नोर करके जो आपसे बात हो रही है उस पर फोकस करें। ठीक है? अगर आप बी ओपन एंड एक्सेप्ट व्हेन यू आर रॉन्ग ग्रेशियसली, दैट मेक्स यू मोर क्रेडिबल। अगर आप किसी बात को गलत कह रहे हैं तो उसको माने। ठीक है? मैंने एक सही सवाल का जवाब दिया था, आई नो दैट वाज राइट। द पर्सन टोल्ड मी दैट यू आर सेइंग रॉन्ग। आई वाज सही, सर यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा ओके सर,
फाइन सर, मतलब मुझे पता था कि आई एम सेइंग इट फाइन। एक 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 ही जॉब, अब फॉर एग्जांपल एक एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी वो स्टैंडर्ड सेट होता है कि इसी तरीके से आप इस जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। वो हर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अलग होती है। मेरे लिए अलग होगी, सेक्रेटरी के लिए अलग है, डीजी के लिए अलग है। जो मुझसे ले रहे थे वो डिप्टी सेक्रेटरी थे, डीजी सर नजीबुल्ला। तो उन्होंने मुझे कहा कि एससीपी जो है, एसओपी जो सबके लिए सेम होते हैं। मैंने कहा नहीं सर, जॉब डिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट। तो जॉब डिस्क्रिप्शन से आपके एसओपीज निकलते हैं, एसओपी से आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन निकलती है। तो उन्होंने कहा नहीं, सबके लिए एक होता है। मैंने कहा सर राइट, ओके सर, बात खत्म। ही मूव्ड ऑन टू अनदर क्वेश्चन। बट अगर एक बंदा जो डिप्टी सेक्रेटरी एक डिपार्टमेंट का, उसके साथ मैं इस बात पे बहस करने लग जाऊं कि एसओपीज जो है वो हर जॉब के लिए डिफरेंट होते हैं, इफ यू आर अ सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, तो आपकी जो जॉब है उसका जो होराइजन है वो बहुत बड़ा है, और उसी के हिसाब से आपके एसओपीज होते हैं। मेरे जॉब का होराइजन, आई एम एन असिस्टेंट डायरेक्टर या मैनेजर कह लिए, तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन इतनी सी है। तो उसका जो है वो एसओपीज इतने ही होंगे। हमारे एसओपीज और आपके एसओपीज सेम नहीं हो सकते, दैट इज अ लेजिट थिंग। लेकिन उन्होंने मुझे क्योंकि कहा कि ऐसा नहीं होता, मैंने कहा ठीक है। अगर मैं उनसे इस बात पे बहस करने लग जाती तो जो आपका पूरा इंप्रेशन पड़ा हुआ है बहुत अच्छा इंटरव्यू देने के बाद, एंड पे आपने अपना इंटरव्यू रूइन कर दिया, क्योंकि यू कैन नॉट सबमिट टू अथॉरिटी। हो सकता है उनको भी पता हो ये बात, वो सिर्फ इस चीज को चेक करने के लिए कि क्या मैं अथॉरिटी को मानती हूँ या नहीं मानती। या अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है मेरे सामने कि जहाँ पे कोई मेरे से डिसएग्री कर रहा हो, तो क्या मैं उस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने के बजाय उसको जो है वो मतलब उस चीज को छोड़ देती हूँ। तो ये चीज भी देखनी होती है आपने। अगर कोई बंदा आपको कह रहा है इन सीनियर, अपनी पर्सनल फिलोसफी आपकी बात आ रही है, वहां वहां पे आप ही कह सकते हैं कि सर हाँ, दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर कोई जॉब से रिलेटेड बात है या कुछ इस तरह की बात है, तो आप वहां पे ही कह सकते हैं कि सर ओके सर फाइन, रुक जाए, वो और किसी बात पे चले जाएंगे। अगर आप उनके साथ बहस करेंगे उसी एक सवाल में से, आपने कोई गलत जवाब दे दिया है, जब आपको गलत जवाब दे दिया है आपने, आपको पता पता था कि आप गलत जवाब दे रहे हैं, आपको नहीं पता उस बारे में, और आप उसी के ऊपर बहस किए जा रहे हैं, तो उस सवाल में से वो 20 सवाल निकालेंगे। क्योंकि मुझे तो पता है वो फिनोमेना क्या है। आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं जी, इस तरह गलत जवाब आपने दे दिया है, तो फिर मैं आपसे उसमें से 20 सवाल निकालूंगी। आपका इंटरव्यू वहीं खराब हो जाता है। जो कहता है कि जी आप डट के जवाब दें, गलत पे भी अड़ जाएं, आई डिसएग्री विद दैट। आप दूसरे बंदे की इंटेलेक्ट को मतलब चैलेंज करेंगे। मुझे ज्यादा पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें जो पता है तुमने गलत पढ़ा हुआ है, आई नो मोर, और आप ढिठाई पे उस बात पे अड़े हुए हैं, तो ये गलत है। सही। उसके बाद आपने नर्वस नहीं होना। आपको नौकरी ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो आपको वहां रोक के नहीं बिठा लेंगे, वो आपको बांध नहीं लेंगे, सब ज्यादा से ज्यादा ये चीज होगी। ठीक है। तो नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट देना है। बाकी रिस्क वगैरह जहां भी अल्लाह ने लिखा है वो आपको मिलना है। अगर आप सिर्फ इस बात पे नर्वस होकर बैठेंगे क्या होगा, तो वो तो आपको भी नहीं पता, वो किसी को नहीं पता होता। तो नर्वस नहीं होना, अपना बेस्ट देना है, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ देना है, अच्छी दुआ करनी है, अपना इंप्रेशन अच्छा डालना है, अच्छी आपने तैयारी करके जानी है। बाकी फिर आपने उस चीज को छोड़ देना है, उसके लिए अच्छी दुआ करनी है कि आपके लिए बरकत और इज्जत वाला रिस्क हो, जिसमें आपके लिए वो हो। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। आप जो है, अब स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं हम बताते हैं। हमारी स्ट्रेंथ है, नंबर 1 ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर 2 आई कैन मैनेज, आई कैन वर्क वेरी वेल अंडर प्रेशर। ये मैं आपको बता रही हूँ, हर बंदे ने लिखी होती है, मैंने भी बताई थी, मैं इसको बताऊंगी कि क्यों बताई थी। उसके बाद आई हैव ग्रेट मैनेजमेंट स्किल्स। अब कैसे, क्यों? मेरे पास इसको बैक करने के लिए एक्सपीरियंस था, मेरे पास इसको बैक करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन थी, कोई इंटर्नशिप थी, कोई चीज थी। या फिर अ, मुझे बड़ी आज भी अच्छी तरह बात याद है, शायद नादिया को ये बात याद हो, कि डीजी साहब ने जी बोला थे, तो जब मेरा पूरा इंटरव्यू था, आई हैड द लॉन्गेस्ट इंटरव्यू, इट वाज 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो हमारा जब पूरा इंटरव्यू हो गया, बीच में सारी बातें होगी, मैंने शुरू में गलती भी कर ली, उसके बाद इंटरव्यू तकरीबन इट वाज एंडिंग, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो मैंने कहा सर आई वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उनके मुंह से निकला यस। मैंने उन्हें नहीं कहा, ही एडमिटेड दैट आई। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जॉब नहीं भी मिलती ना, तो अगर आप एक डिप्टी सेक्रेटरी के मुंह से, जिन्होंने काउंटलेस इंटरव्यूज लिए होंगे, अगर आपके उनके मुंह से आपने बात सुनी, दैट इज एन अकम्पलिशमेंट। ठीक है। तो आई प्रूव दैट कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। मतलब मैंने सबको एंगेज भी किया है, मैंने सबके साथ आई कांटेक्ट भी मेंटेन किया है, सबकी बात को जवाब भी दिया है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसको जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बैकअप भी कर सकूं। ठीक है।
जब तक फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में आप श्योर नहीं हैं, कभी भी उसको कोट मत करें। आपने कहा जी 26% लोग ये कहते हैं, कहाँ से कहते हैं, कौन सी रिपोर्ट से कहा है उन्होंने? अगर आपको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता, उसे कोट मत करें। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप कहते हैं जी अच्छे हैं, तो यू शुड बी गुड एट देम, यू शुड नो कि आप वाकई अच्छे हैं, और आप यू कैन होल्ड अ कॉन्वर्सेशन, यू कैन, मतलब अगर घंटा और भी इंटरव्यू चल पड़ता तो आई न्यू, या आई नो कि आई कुड हैव टेकन दैट आर एज वेल, उस 1 घंटा में और बोल लेती। मैंने अपने एमएस का जब थीसिस डिफेंड किया था, मेरा 3.5 घंटे का डिफेंस, तो 3.5 घंटे मुझसे 12-15 लोग सवाल पूछे थे ना, वो स्टैंडिंग देयर विदाउट वाटर विदाउट एनीथिंग, आई स्टूड देयर, 3.5 घंटे मैंने डिफेंड किया था। होता ये है कि अगर आप ऐसे कोई बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता हो कि आप बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे हैं, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। और आप टाइम मैनेजमेंट में अगर अच्छे हैं, तो आप बताएं आप टाइम मैनेजमेंट में कैसे अच्छे हैं, किस तरह अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि जी आई हैव अ डे जॉब, देन आई टीच, उसके बाद आई हैव अ किड, उसकी मैं जो है वो चीज़ों को मैनेज कर रही थी, देन आई मैनेज हाउस होल्ड। ये इससे पता चलता है कि 24 घंटे में मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर रही हूँ। मेरी पोस्टिंग है मुजफ्फरगढ़, होती है मैं मुल्तान, तो मैं वो ट्रेवल भी मैनेज कर रही हूँ, बच्चे को भी मैनेज कर रही हूँ, आई एम मैनेजिंग द हाउस होल्ड चोर्स एज वेल, और ये सारा पढ़ा भी रही हूँ, एंड मेरे पास भी दिन में वही 24 घंटे हैं जो बाकी सबके पास हैं, तो आई नो टाइम मैनेजमेंट। तो ये चीज़ को बैक करते हैं, या फिर मैं ये कह सकूँ कि जी मैंने इधर काम किया था और इधर काम किया था, आई वाज टेकिंग टू थिंग्स पैरेलल, मैं उन पे काम करी थी, और इस तरीके से, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी सीवी में भी नजर आएगा। अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो कुछ चीज बैक करें। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, तो उसको बैक करें। उस बंदे के मुंह से अगर मैंने ये बात सुन ली, दैट वाज एन अकम्पलिशमेंट, क्योंकि उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं कि जी आई कैन वर्क ग्रेट अंडर प्रेशर, तो कहाँ आपने काम किया इस तरीके से अंडर प्रेशर? अगर आपने वर्क किया है तो किस तरह से किया? अगर आपका कोई मतलब सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी आ गई है, पर्सनल लाइफ में भी है, आप उसको बताना चाह रहे हैं कि देयर वाज अ टाइम कि जब मेरे फैमिली पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सनल क्राइसिस आया है, तो मैंने उस टाइम पे जब हम सारे इमोशनली और इम्पैक्टेड थे, तो मैंने उस टाइम पे जो है कुछ किया है। फॉर एग्जांपल एक आपकी पर्सनल लाइफ से बता रही हूँ, आप ये कह सकते हैं। या फिर आप अगर कोई ऐसा वाकई सिनेरियो है, और दूसरा है कि आप जो है जॉब में, फॉर एग्जांपल एक आप कैसे हो गया कि जॉब में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जहाँ पे हमें डेडलाइंस को मीट करना था, तो मैंने फिर उस वक्त जो है वो किस तरीके से जो है वो मल्टीटास्किंग की है, और वो चीज़ें मेरी मैनेज हो गई हैं। तो ये आपने अपनी इंटर्नशिप्स या अपनी कोई जो है पुराने प्रीवियस आपका जो लाइफ में भी इवन एक्सपीरियंस हो, उससे आपने एग्जाम्पल्स देनी है, इस तरह नहीं लिखना। ठीक है? आज जाके देखें आप में वाकई कौन सी अच्छी बातें हैं, अपने प्रोज लिखे हैं, अपने कॉन्स लिखे हैं। जो प्रोज लिखे हैं वो किस वजह से लिखे हैं? अगर आप टाइम मैनेजमेंट आप में अच्छी, तो आपने किस वजह से लिखी है, उसके आगे रीजन लिखे हैं। पहले 3 जो आपको लगते हैं, 4 जो आपको लगते हैं कि वाकई सबसे अच्छे हैं, वो आपकी हैं स्ट्रेंथ्स। आप जो कौन सा आपके कौन से हैं जिसमें आपकी वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने नहीं बताया कि आई एम वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड ना, ये मैंने बिजनेस में बताया, लेकिन उसका बैक साइड फ्लिप साइड क्या है कि बाज औकात when आई एम वेरी डिटेल्ड ओरिएंटेड, तो मैं चीज़ों को इतनी डिटेल में ले जाती हूँ कि जो मेरा मेन पर्पस होता है किसी भी राइटिंग या किसी चीज़ का, मैं उससे जो है वो बाज औकात आई लूज माई फोकस। फिर मैंने बताया मैं उसको कैसे मैनेज करती हूँ। मैनेज में कैसे करती हूँ कि आई टेक अ ब्रेक आफ्टर एवरी 20-15 मिनट्स, और उसके बाद मैं उसको रिविजिट करती हूँ कि अगर मेरा जो काम है या कोई भी टास्क है, अगर वो उस फोकस से हट रहा है, देन आई री फोकस ऑन इट। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डिटेल्स को निकाल के दोबारा से मैं उस काम पे रीफोकस। आपने जो अपनी वीकनेस बतानी है, आपने उसके साथ उसका हल भी बताना है कि आपने उसका हल कैसे किया है, ये कैसे करेंगे। वीकनेस सिर्फ इस वाले लिख देनी, आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। मुझे पूछा कि आपका टेम्पर कैसे है? मैंने कहा सर मेरा टेम्पर इज फाइन, बट समटाइम्स आई डू के अपन से कि अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपके मिजाज पे गिरा गुजर रही है, तो आप कैसे में करेंगे बिहेव। तो आपने ना बताना है कि दैट यूर अ प्रोफेशनल कैपेसिटी। जब आप अपनी जॉब पे आते हैं, तब अपनी पर्सनल लाइफ को या अपने पर्सनल इश्यूज को साइड पे करके आते हैं, और आपका जो बिहेवियर है दैट इज रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी, इज नॉट एक्सप्रेसिंग हेयर। अगर आपको टेम्पर इश्यूज है, तो वो आपकी जॉब पे नहीं है। ठीक है? अगर मैंने नहीं बताया कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो जो मैं मुझे मेरे लिए क्या पेट पीव है मेरा, कि अगर मैं काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ और लोग नहीं कर रहे, तो मुझे उसमें गुस्सा आता है। अब उन्होंने कहा इसे मैनेज कैसे करेंगी, तो मैंने यही बात की कि मैं अपनी जितनी भी जो साथ एक्सपेक्टेशंस हैं उसको शेयर करूंगी, और फिर मैं उस पर चेक रखूंगी कि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हैं कि नहीं, रिलेटेड टू वर्क। अगर वो नहीं पूरी हो रही, तो मैंने फीडबैक दूंगी हाउ दे कैन इम्प्रूव, तो वी कैन वर्क लिबरेटिवली, हम अच्छा काम कर सकें। ये नहीं कि मैं उन्हें कहूंगी जी, मैं उनकी एक्सप्लेनेशन कॉल कर दूंगी, मैं उन्हें यहाँ बुला लूंगी, मैं उनके एब्सेंट लगा दूंगी। नो। सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आप उनको बेटर करें।
अगर आप खुद उस चीज़ में बेहतर हैं तो दूसरों को भी बेहतर करें। आप स्किल्स जब सिखाते हैं तो आप उस पर ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। आप जब पढ़ाते हैं तो आपकी अपनी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये चीज़ जहन में रखिएगा, ये चीज़ आपने उन्हें बतानी है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इस तरह से नहीं लिखनी। आज जाके पेपर पे 5 चीजें लिखी हैं अपनी, ज्यादा नहीं मैं कहती, 5 चीजें जो अच्छी हैं और 5 चीजें जो बुरी हैं। 5 अच्छी कैसे हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी के बारे में लिखिएगा, पर्सनल लाइफ के बारे में ना लिखने बैठ जाइएगा कि पर्सनल लाइफ में आई एम वेरी सेंसिटिव। दे डोंट वांट टू नो दैट यू आर सेंसिटिव। दैट्स योर इशू, नॉट देयर्स। हाँ, आप ये बता सकते हैं टाइम मैनेजमेंट मेरी अच्छी नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीजों को मैनेज करने में। फिर क्या हल निकाला है उसका आपने, अपने साथ वो भी बताना है। अगर आप किसी चीज पे अच्छे हैं तो आप क्यों अच्छे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे हैं। टाइम मैनेजमेंट है। और हॉबीज की जब बात आए, कुकिंग हॉबी नहीं है। कुकिंग इज अ लाइफ स्किल। आपका एक लाइफ स्किल है, हॉबी नहीं है ये। तो हॉबीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी हॉबीज हैं स्विमिंग, वॉचिंग टीवी भी मत लिखिएगा, प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स भी मत लिखिएगा, प्लेइंग गेम्स भी मत लिख बताइएगा। ये हॉबी नहीं है। हॉबी आपकी कैसे है, एक अच्छी हॉबी गार्डनिंग फॉर एग्जाम्पल, मुझे ख्याल में नादिया ने मुझे कहा था कि गार्डनिंग मुझे अच्छी लगती है। तो आपको गार्डनिंग का मतलब पता भी होना चाहिए कौन से ऐसे पौधे हैं जो सदाबहार होते हैं, कुछ ऐसे पौधे जो मौसम सरमा में आते हैं, कुछ पौधे हैं जो मौसम गर्मा में जो है वो अच्छा थ्राइव करते हैं, कुछ सूख जाते हैं। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन से टूल्स गार्डनिंग में यूज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ ये कह देना मुझे बागबानी पसंद है तो बागबानी कैसे करते हैं पता होना चाहिए इसके बारे में। अगर मुझे थोड़ी सी, मैंने कभी किसी जमाने में भी वो जैसे पहले मुझे नेटिंग का शौक चढ़ा था तो मैंने नेटिंग दोबारा से टेकअप की। बेसिक्स ही पहले मुझे बेसिक्स ही आती थी, तो वो मैं छोड़ दी। लेकिन मुझे ये पता है कि बेसिक्स में क्या है हमारे पास, हम नीडल कैसे यूज करते हैं, या हम उसमें कितनी नीडल्स यूज होती हैं, नीडल्स का साइज कैसे होता है, धागा कौन सा वूल उसमें ज्यादा अच्छा यूज करते हैं। अगर आपका वूल बारीक है तो जो है बारीक नीडल्स जो है वो अच्छी होती। ये सारी चीजें मुझे पता है। अगर मैं कहूँ ना कि नीटिंग मेरी हॉबी है तो मैं थोड़ा बता सकती हूँ कि कौन सा स्टेज है कौन सा। लेकिन अगर आपको किसी चीज के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता और आप अपनी हॉबी मेंशन कर रहे हैं, वो आपको पकड़ लेंगे। अगर आपको है जी रीडिंग बुक्स, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं आप। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे प्राइड एंड प्रेजुडिस मेरी फेवरेट बुक है। मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, मुझे सबसे अच्छी वो लगती है। ठीक है। अब कह तो मैंने दिया, लेकिन मैंने लेकिन मुझे है कि जेन ऑस्टन उसकी ऑथर है। अब जेन ऑस्टन है कि उसकी और बुक्स कौन सी हैं वो भी मुझे पता, मैंने वो भी पढ़ी नहीं है। अब उसकी पर्सनल लाइफ कैसी ऑथर थी, उसका स्टाइल क्या था, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फेवरेट बुक पूछें तो कोई ऐसे रैंडमली बुक मत कहें, कोई एक बुक पकड़ लें, उसको ऑनलाइन ही अगर आप तज्जिया निकाल लें वो पढ़ लें। ठीक है। को जो भी हॉबी बताए ना उसकी बैकिंग पे कुछ होना चाहिए, इस तरह हॉबी ना बता दीजिएगा। फेवरेट बुक ऐसे ना बता दीजिएगा, कोई भी पढ़ी होनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं मेरी फेवरेट बुक जो है ना वो इस्लामिक एक बुक है, क्या उसको है जो है अंबिया के जो है वो किस्सतुल अंबिया। अब किस्सतुल अंबिया बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी है। मुझे बड़ा शौक था उसका, मेरे पास वो बुक शायद अभी भी हो। मैंने बड़े गौर से उसमें डिटेल्स हाईलाइट्स करके, बड़ी मुश्किल उर्दू है उसमें, बड़ी डिफिकल्ट किस्म की, वो आधी उर्दू तो मुझे समझ ही नहीं आती थी। वो फिर मुझे जो है ना वो उसको ऑनलाइन डिक्शनरी में सर्च करके उसको मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में इजी उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखा कि मैं अगली दफा पढ़ूं तो मेरे लिए आसानी हो। अब किस्सा लंबिया हमने कह तो दिया लेकिन हमें पता ही नहीं उसमें है क्या। आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके फेवरेट पोएट कौन से हैं, मुझे पोइट्री में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे जो है वो जॉन एलिया, मिर्जा गालिब और मीर तकी मीर पसंद है। तो मुझे उनका कुछ लिखी हुई पोइम्स भी आती हैं। सिर्फ कह नहीं दिया मैंने, पोइट्री में मुझे जनरली कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जो है वो तो नसर की नज्म की बजाय नसर में जरा ज्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा है। मुझे बुक्स लिखी हुई इस तरह से ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू पोइट्री। बट इफ आई एम हैविंग अ फेवरेट पोइट जो आउट ऑफ ऑल पोइट्री मुझे पसंद है, मुझे उसका नाम आता है। मतलब झूठ मत बोले। नहीं कोई हॉबी बता दे, नहीं कोई हॉबी। आई डू नॉट हैव टाइम टू enjoy अ हॉबी, बट व्हेन आई हैव टाइम तो तब मुझे जो है वो बुक रीडिंग पसंद है, या फिर मुझे ट्रैवल करना पसंद है, या फिर मुझे नई चीज़ों को, जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, या फिर मुझे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। इस तरह की बातें, अगर कोई हॉबी नहीं है तो जस्ट मेंशन कि आई सर आई डू नॉट हैव आई डू नॉट फाइंड टाइम to enjoy a hobby, but when I do have time I love traveling, या I love listening to music भी कोई हॉबी नहीं है, ये भी मत देखिएगा। आई लव लिसनिंग टू पॉडकास्ट ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑन डिफरेंट फील्ड्स। बाज़ ये पूछ लेते हैं आपका सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप एएसएफ में जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपसे ना पूछे जाए। किसी ने बताया था उन्होंने बीकॉम किया हुआ है, तो आपको कॉमर्स को भी पकड़ेंगे वो। कॉमर्स आपको आनी चाहिए।
मैंने किया हुआ है बिजनेस आर्ट, लेकिन मुझे जो है वो सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इन चीज़ों के बारे में पता है, मुझे इंटरनेशनल हिस्ट्री के बारे में पता है। मुझे जो है वो इंटरनेशनल, मैंने जब सीएसएस की प्रेप कर रही थी मैंने अटेम्प्ट नहीं दी, बट स्टिल मैंने उसमें जो है इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ा था, मैंने साथ उसके जो है वो इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। तो उन चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा इल्म है। इसी तरीके से जब इंटरव्यूअर भी होते हैं 90% उनको बाकी फील्ड्स का भी कुछ ना कुछ इल्म होता है, तो वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो काइंडली मेक श्योर कि आपको अपने थोड़े से जो आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं उन पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर वो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछें वो बताएं जो आपको आता हो। ये मत कहिएगा कि जी मुझे अंग्रेजी पसंद है, अंग्रेजी पसंद है तो आपको इंग्लिश के राइटर्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको इंग्लिश में क्या पसंद है, आपको कौन सा जॉनरे पसंद है, आपको ड्रामा पसंद है, आपको जो है वो जो है पोइम्स पसंद है उसकी, आपको जो है वो ड्रामाज में भी शेक्सपियर के ड्रामे अलग तरीके के, किसी और के अलग तरीके के हैं। तो जो सब्जेक्ट भी पकड़े आपको आना चाहिए, उस पर थोड़ी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, डू डोंट्स जो है वो भी डिस्कस हो गए, प्रोज कॉन्स भी डिस्कस हो गए, मेन थ्री जो स्ट्रक्चर है उसका हमने सॉरी वो भी डिस्कस कर लिया। उसके अलावा ड्रेसिंग भी हमने डिस्कस कर ली, और उसके अलावा हमने मेन इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस कर लिए। तो हमारा जो बेसिक इंटरव्यू के बारे में चीजें हैं वो यहाँ पे हो जाती हैं खत्म। हमारा जो आज का बेसिक सेशन था आपको बेसिक इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वो हम लोग का खत्म।